वेलकम बैक। हनीफ अब्बासी साहब, आपने दोनों जो हमारे मोहतरम गेस्ट हैं उनकी गुफ्तगू सुनी। एक कहते हैं कि आज आपके दिल में मोहतरमा के लिए दर्द जाग गया, जब वो हुकूमत में थी तो हमेशा जो भी होता रहा बहरहाल इन द पास्ट। मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के जो सेनेटर साहब हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि 2 दफ़ा आपको आजमा लिया, 3 दफ़ा आपको आजमा लिया, अब आप लोगों को आजमाने की भी जरूरत नहीं, आप तो वोट भी देने की जरूरत नहीं है। जैस्मीन, पहली बात तो मैं अपने भाई रईसानी साहब की बात करूंगा। उन्होंने कहा कि मोहतरमा के देखें मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान मिसाक जमहूरियत हुआ, उससे पहले दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात बनाए और वो मुकदमात कैसे थे मैंने उसको पहले ही कंडेम्ड किया और कहा कि सैफुर रहमान जैसे लोग ऐसे लोग जो हैं वो हर हुक्मरान के पास जब पहुँचते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो एक सियासी जो माहौल होता है उसको गंदा करने की या अपरागंदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं उस पर तो जाना ही नहीं चाहता। लेकिन क्या मियां नवाज शरीफ ने कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का मुतालबा किया था? नहीं, तारीख कभी नहीं बताएगी। लेकिन जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का मुतालबा किया वो इनके कैबिनेट में बैठे हुए हैं, और जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शक था जिनके ऊपर कत्ल का, वो इनकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ तो ये ठीक है मुकदमात एक दूसरे पे बनाए गए, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को किसी ने गाली नहीं दी। जिन्होंने रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार में गालियां दी वो भी आज इनके पास बैठे हुए हैं। तो कहने से मुराद है जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिस कलम से मुकदमा लिखा गया फांसी का, उसका कलम खरीदने वाले भी इनकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं। हम तो ये बात कहते हैं कि इन चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छा नहीं समझते कि आप एक दूसरे के खिलाफ झूठे मुकदमात सियासतदानों के खिलाफ बनाएं। तो इसलिए जो चीज़ें आप कर चुके हैं और आज इस वक्त मौजूद हैं, मुझे किसी एक पीपल्स पार्टी की बड़ी हंसी की बात है, पीपल्स पार्टी के वजीर ने बताया, उसने कहा कि यार एक दिन मैं गिन रहा था जब हम बैठे हुए थे 2-4 दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग में, तो यकीन माने कि सबसे ज़्यादा मुशर्रफ के लोग हमें उस कैबिनेट में अक्सरियत उनकी नज़र आ रही थी। हम 4-5 थे तो अक्सरियत उन लोगों की थी। ये उनकी बकौल है, मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कह रहा। तो ये बात आप जेहन में रखें कि अगर हम बात कर रहे हैं उनके कातलों की तो हम इस लिहाज से भी कर रहे हैं कि अगर उनके कातिल ना पकड़े गए, अगर जरदारी साहब अपने वालिद साहब को 26 दिन पीएम्स में नहीं देखने जा सके तो मुल्क की सूरत हाल ख़राब है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी ख़राब है, और दूसरी तरफ हुकूमत में ये इतनी अहलियत नहीं है कि वो अपने कायद के जो कातिल हैं उनको सामने कौम के ला सकें। और ये मैं नहीं कहता, गड़ी खुदा बख्श पे जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है वहां पे पीपल्स पार्टी के लोग मुतालबा करते हैं कि हमें रोटी कपड़ा और मकान नहीं चाहिए, हमें बीबी के कातलों का साथ चाहिए। ठीक है, ये हुकूमत तो फेल हो गई ना, लेकिन बुलेदी साहब कहते हैं आप भी तो 2 दफा वजीर आजम रहे, आप लोग भी फेल हो चुके हैं, आपको भी वोट ना दिए। देखें ये फैसले अगर मैं बैठ के रईसानी साहब के मुतल्लिक करूं या बुलेदी साहब के मुतल्लिक करूं तो ये मुनासिब नहीं होगा। 2 दफा वजीर आजम रहे, 10 साल के लिए बाहर भेज दिया गया, धकेल दिया गया, जब आए तो फिर लोगों ने, जब ये भी सूरत हाल नहीं थी कि जब नॉमिनेशन फॉर्म हम जमा करा रहे थे उससे 2 दिन पहले क़यादत पाकिस्तान पहुंचती है और फिर भी 92 के करीब नेशनल असेंबली में और इसी तरीके से एक बड़े सूबे के अंदर हुकूमत बनाती है। तो ये लोगों ने फैसला करना है कि हमने अच्छा डिलीवर किया या नहीं किया, और मेरा ख्याल है वो वक्त करीब आने वाला है कि जब हम सारे फिर एक मरतबा अपनी आवाम के पास जाएंगे। अगर हमने डिलीवर किया होगा तो हमें असेंबलियों में दोबारा भेज देंगे, अगर हम लोगों की तवक्कुआत पे पूरा ना उतरे तो हमें फिर लोग ऐवानों में नहीं भेजेंगे और हमें मुस्तरद कर देंगे। ये पैमाना सियासी जो लोग हैं उनके सामने मेरा ख्याल है इससे बड़ा पैमाना और कोई पैमाना नहीं होता। बुलेदी साहब वो कहते हैं आवाम ने डिसाइड करना है, आपके कहने से क्या फर्क पड़ता है? तो आवाम, और जाहिर सी बात है आवाम ही बताएगी ना कि किसको कितने वोट पड़ते हैं। जासमी बिल्कुल हनीफ भाई साहब सही कहते हैं। इंशाल्लाह ताला ये जो प्रोसेस इलेक्शन का चल रहा है अभी अवाम बाशूर है, अवाम भी धोखा नहीं खाएगी, और ये जो सिलसिला लोगों को पता है कि ये जो भी हुकूमत में रहे हैं इस मुल्क को गैर दानिस्ता तौर पर अनऑफिशियली अमरीका का एक कॉलोनी बनाया है। यहाँ अमरीका हर दौर में जो भी हुकूमत वज़ीर आज़म थे यहाँ डिक्टेशन अमरीका का चलता था और आज भी चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ मैंने पहले कहा कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो, अगर इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो, शफाफ इलेक्शन हो और इदारे जो नादीदा कुव्वतें हैं वो मुदाखलत न करें, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ 63 सालों में जितने भी वजीर आजम आए अमेरिका के डिक्टेशन से आए।
बिल्कुल जी, वो आइंदा भी ये सौदा हो रहा है कि उनके डिक्टेशन पर आ रहे हैं। हम इधर 17 करोड़ किससे सौदा हो रहा है सब। अरे जो है ना अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में है कि मुझे मौका दी जाए, जो कमी बीची थे उसको मैं पूरा करूंगा। और मैं अदब से कहता हूं कि अगर यहाँ एक जो मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल बना था और अभी इंशाल्लाह दोबारा बन रहा है, अगर कौम इसको आजमाए तो वाहिद जमायत मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल जमीयतुल उलमा इस्लाम है कि अमेरिका के खिलाफ हर वक्त आवाज बुलंद करता है कि ये मुल्क अमेरिका का नहीं है, ये मुल्क पाकिस्तान के 17 करोड़ अवाम का है। कुलैती साहब, मेरी माजरत के साथ मेरी बात सुने। आवाज बुलंद करने से क्या होगा? आवाज तो मैं भी बुलंद कर सकती हूँ। आपने अरबों रुपए का कर्जा उतारना है, कैसे उतारेंगे? कोई प्लान है आपके पास? आपने खुदकुश बमबारों को रोकना है, आपके पास है कोई प्लान? फौज को आपने मोराल उनका अप करना है, आपके पास कोई प्लान तो कोई नहीं है, सिर्फ आप लोगों पर सियासी नारे। बिल्कुल जास्मीन, आपने बहुत अहम सवाल किया। हमारे पास प्लान होनी चाहिए। जो पहले हमने गलतियां की हैं, जो लश्करी रईसानी ने भी कहा कि आर्मी बार बार यहाँ इस मुल्क में आता रहा, तो ये सियासी लोगों को भी गलती थी कि मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। तो ये अगर हम इसको सबक हासिल नहीं करेंगे और हम आज इकट्ठे होकर तमाम सियासी पॉलिटिकल फोर्सेज इस मुल्क को ये साबित करें, अमेरिका को बताएं कि ये पाकिस्तान 17 करोड़ अवाम आज़ाद है। और अगर हम पाकिस्तान के जो वसाइल है, तेल है, गैस है, रिकोटेक है, सोना है, ज़राअत है, 4 मौसम है, बिजली है, अगर हम इनके वसाइल पर एतमाद करें, हमें अमेरिका से कोई डॉलर लेने की जरूरत नहीं है। पूरे मुल्क में तो अंधेरा है, आपके घर बिजली होगी। रईसानी साहब ये कहते हैं प्लान होना चाहिए, यानी कि अब भी आपको 12वां स्टेट मुल्क जो है आपको कह दिया गया है कि फेल्ड स्टेट है, अब भी ये प्लान बनाएंगे, अभी भी प्रोसेस चलेगा प्लानों का। सेनेटर साहब, सेनेटर रईसानी साहब जी सर, मैंने कहा कोई मजमूई प्लान, मेरा नहीं ख्याल अब वक्त आ गया कि अब हम बना लें, तनकीद बराए तनकीद, फौज बुरी, हम बुरे, तुम बुरे, इसको छोड़ के सब मिल बैठे और सोचे कि भाई आगे मुल्क के साथ क्या होने वाला है, उनके क्या मकासद हैं, उनके मकासद को नाकाम कैसे बनाना है, इस पे ना बैठ जाएं, अब एक मिल के बैठ जाएं और कुछ मसाइल के हल करें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जो दूरी है फ़ौज में और पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज़ में, उस दूरी को कम करने के लिए फ़ौज का किरदार अदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशदस्ती उनकी तरफ से हुई है और लोगों के एतमाद पॉलिटिकल पार्टीज़ का उन पर नहीं है। पहला बात यह है कि फ़ौज पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब पाकिस्तान का करोड़ों लोगों को ये बावर कराए कि आइंदा वो पॉलिटिकल मामलात में दखलंदाजी नहीं करेंगे। उसके साथ साथ जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को पहल करना चाहिए एक कौमी एजेंडा का तश्कील हो और उसके बाद उस पर नेक नियति के साथ 100% अमल करने के साथ हम अपने आप को ये 12वां फेल स्टेट के उस लिस्ट से निकाल सकते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है, मगर सबक मुझे लगता है कि हम सीख नहीं रहे हैं इस वक्त भी इस तगदौ में कि अगले इक़्तिदार में कौन आके बैठेगा, किसको कौन सा वजारत मिलेगा। आज के लोग जो कुछ कर रहे हैं वो लोगों के सामने कल उसका जवाबदेह होंगे, मगर आने वाला जो कल है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो कल के लिए तैयारी करके बैठे हैं, उनके तरफ से भी मैं किसी खुशफहमी में नहीं हूँ कि वो बिल्कुल संजीदा है इस मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की आप बात करें, हनीफ अब्बासी साहब ये कहते हैं आप भी कोई खास संजीदा नहीं, आप भी तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं सिर्फ इलेक्शन के लिए। देखिए जैस्मिन, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम आज एनर्जी क्राइसिस के ऊपर बात करें और ये पूछें कि आपने रेंटल पावर के ज़रिए जो 18 रुपये पर यूनिट बिजली दे रहे हैं, तो आपने कोहाला वाला जो आपका था हाइडल का मंसूबा चाइना के साथ, उसको 1000 मेगावाट का, उसको पूरा क्यों नहीं किया, उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया, रेंटल में क्यों चले गए? कौम फिर सवाल करती है कि वही रेंटल में एक वज़ीर साहब आप ही के ख़िलाफ़ गए सुप्रीम कोर्ट में और वही आज वज़ीर भी हैं और केस भी मौजूद है, यानी करप्शन का हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम भी मौजूद है, वो कैबिनेट में भी मौजूद हैं। और इसी तरीके से कौम ये भी आपसे सवाल करती है कि अभी जैसे बुलीदी साहब ने कहा, अच्छी खबर है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि अगर ईरान के साथ 1000 मेगावाट का जो एग्रीमेंट ऑलरेडी इन्होंने किया हुआ था, वो क्यों नहीं गैस पाइपलाइन ईरान, गैस पाइपलाइन जो थी वो ईरान ने अपने हिस्से की जो है वो बिछा दी है। पाकिस्तान आगे बिछाने के लिए क्यों तैयार नहीं है? उसमें अमेरिका हर्डल है, कौन है, कोई भी है, उसको मैं समझता हूँ कि वलीदी साहब ने ठीक कहा,
मैं तो कहता हूं कि आपको किसी वजीर खारजा को या किसी आने वाले जो होता है अमेरिका से, उसको ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे वजीर आजम बनाए। कौम जिसको वजीर आजम बनाए, कौम जिसको सदर बनाए, उसको सदर और वजीर आजम बनना चाहिए। आप समझते हैं कि अमेरिका से जो लोग आते हैं उनको हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हमें वजीर आजम बनाओ? देखें मैं हुक्मरानों से मुराद ये है कि बहुत सारे लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि शायद उनकी गलत फहमी है कि शायद अमेरिका जो है वो हमें हुकूमत देगा, वो हमें वजीर आजम बनाएगा, वो हमें सदर बनाएगा। लेकिन जो रियल पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो आवाम के दिलों पे हुक्मरानी करते हैं, जो लोग जिन्हें जिस लीडरशिप को ये कॉन्फिडेंस होता है कि जब मैं लोगों के पास जाऊंगा, इस पाकिस्तान की सालबियत की बात करूंगा, आपके मसाइल को हल करने की बात करूंगा, तो सर फिर बाय इलेक्शंस को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है पाकिस्तान के दिलों पे पीपल्स पार्टी राज करती है। देखें, हाँ अब आप देखें ना, या पीपल्स पार्टी जीती है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती है। अगर आप देख लें, अगर पिछले 3 साल 3-3.5 साल के जो बाई इलेक्शन है, तो अगर ये इलेक्शन दोबारा होते हैं और उसमें अगर कोई और पार्टी जीत जाती है और अवाम उनको वोट दे देती है, तो यही तो जमहूरियत है। ये तो नहीं है कि जबरदस्ती किसी के डब्बे में वोट डाल दिए जाएं, किसी के रिजल्ट को तब्दील कर दिया जाए। 25,000 का फर्क जो है वो सरदार यकूब खान नासिर जो है वो निकाल कर वो अब दोबारा पहुंच चुके हैं नेशनल असम्बली के अंदर। कितनी अंधेर नगरी नहीं तो और क्या, कितना जुल्म और सितम नहीं था तो और क्या था कि 25,000 वोट जाली जो है वो उसके अगेंस्ट डाल दिए गए। तो ये सूरत हाल जो है जैस्मिन, इसको जेहन में रखना होगा और हमें अवाम की तरफ देखना होगा। हमें किसी एजेंसी की तरफ नहीं देखना होगा, हमें किसी अमेरिका की तरफ नहीं देखना होगा। जब मियां नवाज शरीफ इस पैटर्न के ऊपर बात करते हैं, इस पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं, तो हो सकता है कि माजी के अंदर जो जो गलतियां उन्होंने अपने हाथों से भी की हों, दूसरों को भी करते देखा हो, तो इन सारी चीज़ों का अदराक जब करती है एक लीडरशिप, तो वो लीडरशिप जो है वो कौम के लिए महबूब हो जाती है, कौम के दिलों पर राज करना शुरू कर देती है। और उसी लेकिन मैं सिर्फ एक लास्ट कमेंट लेना चाहती हूँ। मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर पीपल्स पार्टी एनआरओ ना करती तो ये क्या फौज का सियासी मामलात में मदाखलत करना हमेशा के लिए बंद ना हो जाता? देखिए, मैं ये कहता हूं कि एनआरओ को भी आप ले लें, दूसरी चीजों को भी ले लें, किसने करवाया आपके सामने है। यानी परवेज मुशर्रफ साहब खुद बावर्दी दुबई जाते थे और सारी नेगोशिएशन उन्होंने की और उसको वाइंड अप किया और सारा कुछ किया। लेकिन ये भी जैस्मिन आप जेहन में रखें कि हमें आज भी होश के नाखून लेने चाहिए। मुझे आपका मोबाइल फोन टेप नहीं करना चाहिए, मुझे सेनेटर साहब का मोबाइल फोन टेप नहीं करना चाहिए। के हवाले अवाम को और इक्तदार को जद्दा न रवाना हो जाते तो ये हालात ना होते। नहीं, देखे ना, ये बात तो इस तरह हो गई ना कि आप देखिए कि अगर आप एक कैदी को दोनों हथकड़ियां लगाकर हाथ पीछे बांध कर भेज दें, तो जब आप एनआरओ कर रहे थे उस वक्त तो हथकड़ियां नहीं लगी हुई थी। एनआरओ तो आपने इक़्तिदार के लिए किया, कैदी को आपने हथकड़ियां लगाकर जद्दा भेजा। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ के 10 साल में, जैस्मिन मैं रईसानी साहब को एक बात कहूंगा भाई को, कि 10 साल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक रिकॉर्ड बता दें परवेज मुशर्रफ से मुलाकात का, तो जो सजा ये मुतय्यन करेंगे हम तैयार हैं। कैदी को हथकड़ियां लगाएं और एनआरओ आप दुबई में करें, तो वो तो खुशी से कर रहे थे ना कि आप चाहते थे कि आप इक़्तिदार में जाएं और वहां पर जाकर अपने केसेस माफ करवाएं। मुलाकात करें या खामोश? मैंने कहा मुलाकात मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपने केसेस माफ करवाए दुबई में, भी मुलाकात का केसेस माफ करवा कर ये इक़्तिदार में आ गए। हमारी लीडरशिप ने कर दी आपने सर, यहीं पे मैं वाइंड अप करना चाहूंगी। लीडरशिप ने हथकड़ियां लगवाई और जद्दा हो जाता है। आप जाते हैं फौज के पास और फिर फौज जब आपको फैसिलिटेट करती है तो आप उनके ऊपर इल्जामात लगाते हैं। यही पॉइंट है जिस पे कि हमें मजीद गुफ्तगू करनी होगी। आज मैं अपने तमाम गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। वक्त बिल्कुल खत्म हुआ जाता है नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।